हेलो दोस्तों, PWOnlyIS के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की समसामयिकी घटनाएं यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर हैं, जो टॉप करंट अफेयर्स हैं, उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो इस हफ्ते की जो टॉप न्यूज है उसमें पहली जो न्यूज है वो ये है कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च हो गया है। अब ये भारत का एनालॉग मिशन है क्या, भारत का पहला स्पेस एनालॉग मिशन है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में अभी हम लोगों को फ्यूचर में, जैसा कि आप सबको पता है कि हम ह्यूमन मिशन यानी कि मानव मिशन भेजने जा रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर, जिसे हम लोग गगनयान के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हमारा प्लान यह है कि हम भविष्य के अंदर चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजेंगे और साथ ही साथ भविष्य में हम लोग मंगल पर भी मनुष्यों को भेजने का प्लान कर रहे हैं। अब बात यह होती है कि अगर हम भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजेंगे या मंगल पर मनुष्यों को भेजेंगे तो हमें अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनको ट्रेनिंग करानी होगी। अब ये जो ट्रेनिंग होनी चाहिए एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो ऐसी जगह पर, इसी पृथ्वी पर होनी चाहिए जिसकी जो सिचुएशन है, जिसका जो एनवायरमेंट है, जिसका जो कंडीशंस हैं वो काफी कुछ मंगल से या चंद्रमा से मिलती जुलती हो। तो हमें इस धरती पर कुछ ऐसे स्थानों की तलाश रहती है कि ऐसे स्थानों को ढूंढा जाए जिनकी कंडीशन चंद्रमा की जैसी हो, मंगल के जैसी हो, और वहां पर हम ले जाकर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन कर पाए, उनको उस कंडीशन में छोड़ें, उस कंडीशन में रख पाए जैसे कि उनको महसूस ये हो कि वो चंद्रमा पर है या मंगल पर मौजूद है, और वहां पर वो कुछ दिन रहकर ट्रेनिंग करें, वहां की सिचुएशन से निपटने की कोशिश करें, और फाइनली जब उनकी ट्रेनिंग वहां पर हो जाए, ऐसे ट्रेन एस्ट्रोनॉट हमारे पास होंगे तो उन्हीं को हम लोग फ्यूचर में कहां पर, चंद्रमा या मंगल पर भेजने का काम करेंगे। तो भारत ने एक ऐसी ही जगह जहां पर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने के लिए चुना है, और यह जगह भारत में ही मौजूद है, और वो उस जगह का नाम है लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में एक ऐसी ही जगह ढूंढी गई है, और उस लेह लद्दाख में हमने बिल्कुल मंगल की ग्रह की जैसी सिचुएशन या चंद्रमा की जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन वाली जगह को हमने चुना है, और वहां पर हमने क्या किया है, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर अब यहां पर हम ट्रेनिंग कराएंगे, और इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। और जब ये ट्रेन हो जाएंगे तो उस यहां पे जो उनको अनुभव प्राप्त होंगे, उसी अनुभव का प्रयोग करके भविष्य में हम इनको मंगल पर या चंद्रमा पर भेजने का काम करेंगे। तो इसी मिशन को बोला गया है भारत का स्पेस एनालॉग मिशन। इसको लॉन्च किसने किया है, यह बात आपको पता ही होगी कि इसको लॉन्च किया गया है इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अलावा कुछ और एजेंसियां हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, और साथ ही साथ AAK यानी स्पेस स्टूडियो है, लद्दाख विश्वविद्यालय है, IIT बॉम्बे है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर इस पर काम कर रही हैं, इस भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन पर काम करें। इसके अलावा लद्दाख की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद इस पहल का समर्थन करेगी। तो यह न्यूज थी, काफी चर्चा में रही है। दूसरी जो न्यूज है वो है रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में। रिमोट सेंसिंग सिस्टम में जो न्यूज इस वक्त जो चर्चा में वो ये है कि हम भी अभी हाल में मैक्सिको में, हाँ ठीक है, हाल में मैक्सिको में, जो हमारा साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, मैक्सिको के अंदर एक मायन सभ्यता, आपने सुना होगा इसके बारे में, मायन सिविलाइजेशन के बारे में, मायन सभ्यता के बारे में सुना होगा। तो मायन सभ्यता के जो कह सकते हैं कि कॉलोनी बसी हुई थी, आज से हजारों साल पहले जो मायन सभ्यता जहां पर बसी हुई थी, तो एक नई कॉलोनी, एक नया कह सकते हैं कि उनका जो बसाव था, ठीक है, वो एक नया शहर जो था, उसकी खोज करने का काम रिमोट सेंसिंग की मदद से किया गया है। अब रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज को बिना टच किए हुए, बिना उसे स्पर्श किए हुए, उसके बारे में पूरा का पूरा चित्र उतार लेना या उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेना, क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है, या सुदूर संवेदन कहलाता है। इसको सिंपल तरीके से अगर बात करें तो मान लीजिए एक इंसान है और उसको हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, यानी हम उसके बारे में डेटा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो कैसा है, कि उसकी शक्ल कैसी है, उसने क्या कपड़े पहने, उसको हम अपनी फोटोग्राफी की मदद से उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसका डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं
हैं बिना उसे छुए हुए। तो इसका मतलब बिना उसे टच किए हुए, इसका मतलब इसे कहा जाता है, इसे कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग। यानी रिमोट मतलब होता है दूरी, सुदूर, और साथ ही साथ संवेदन यानी किसी चीज को महसूस करना। तो अगर फोटोग्राफी किसी की हम करते हैं तो वो भी एक टाइप की का सुदूर संवेदन है, ठीक है। लेकिन यहां पर जिस सुदूर संवेदन की बात हो रही है, अच्छा सुदूर संवेदन किससे किया जा सकता है? एक तो फोटोग्राफिक कैमरे से किया जा सकता है, इसके अलावा रडार से किया जा सकता है। रडार की मदद से आप हवाई जहाज को या फिर किसी भी चीज को जब कैप्चर करते हैं, उसकी लोकेशन का पता करते हैं बिना उसे टच किए हुए, तो वो भी एक तरीके की रिमोट सेंसिंग होती है। तो यहां पर जो मायन सभ्यता है उसके बारे में, उसकी जो नई कॉलोनी या एक नए शहर के बारे में हमें पता चला है, उसमें भी हमने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अब ये जो मायन सभ्यता है ये बहुत सारे पहाड़ के बीच में बहुत सारे जो है पौधों के बीच में, जो पहाड़ों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनसे ढकी हुई थी, तो कोई वहां पहुंच नहीं सकता था। तो हुआ क्या कि सैटेलाइट के अंदर एक विशेष प्रकार का उपकरण लगाया गया जिसका नाम था लिडार। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके अंदर से लेजर रेज भेजी जाती हैं जमीन पर, और जब लेजर रेज जाती हैं, टकराती हैं और वापस आती हैं, तो उससे जो एक इमेज प्राप्त होती है, एक चित्र प्राप्त होता है, एक 3D जो इमेज हमें प्राप्त होती है, उसकी मदद से हमने इस मायन सभ्यता की खोज की। तो ये जो रिमोट सेंसिंग की गई, यानी रिमोट सेंसिंग के लिए हमने सैटेलाइट्स का और बहुत सारे उपकरणों का उपयोग किया, और उन सैटेलाइट और उपकरणों के अंदर हमने जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था रिमोट सेंसिंग का, उसका नाम था लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और लिडार से क्या निकलती है? जैसे रडार से रेडियो तरंगे निकलती हैं, फोटोग्राफ की कैमरे जो है वो लाइट को कैप्चर करते हैं, यानी कहीं पर टकराती हुई लाइट को कैप्चर करते हैं, वैसे ही लिडार के अंदर लेजर रेज निकलती हैं, और ये लेजर रेज जब किसी चीज से टकराती हैं और टकराकर वापस इंस्ट्रूमेंट पर आती हैं, तो वहां की 3D इमेज बना देती हैं, और उसकी मदद से हम किसी भी चीज के बारे में मतलब अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी लिडार की मदद से क्या हुआ कि अब भाई पूरा पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और नीचे वो मायन सभ्यता का जो शहर था बसा हुआ था, तो उसे कहीं से भी देखा नहीं जा सकता था, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता था। तो लिडार के माध्यम से लिडार ने क्या किया? लिडार से वो लेजर रेज भेजी गई, और वो लेजर रेज गई और उन पौधों को, पर्वतों को चीरती हुई अंदर तक गई, और फिर उसके बाद उन्होंने उस जगह को खोजा, उस जगह का चित्र जो है वो बनाकर 3D इमेज बनाकर हमें दे दी, मानचित्र बनाकर दे दिया कि इन पौधों के नीचे, इन पहाड़ों में के बीच में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के अवशेष बचे हुए हैं, और हमें एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में, यानी उसके अन्य, वैसे तो पहले भी वो सिविलाइजेशन खोजी जा चुकी है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे अवशेष हमें मिल पाए, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो यहां पर लिखा हुआ है, शोधकर्ताओं ने लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग करके मैक्सिको के घने जंगल में छिपे एक पहले से अज्ञात माया सभ्यता के शहर की पहचान की है। यह बात मैंने आपको बता दी। ये कहां पर मौजूद है? ये मैक्सिको के कैम्चे क्षेत्र, कैम्चे रीजन में ये मौजूद है। इसे वेलेरियाना कहा जाता है। और शहर में क्या क्या मिला है? शहर में हमें पिरामिड मिला है, प्लाजा मिला है, एक बॉल कोड मिला है, और साथ ही साथ एक जलाशय मिला है। मैं आप लोगों के लिए एक ओरिजिनल उसका जो 3D इमेज तैयार की गई है लिडार के माध्यम से, उसका चित्र, जो रियल चित्र है, उसको भी मैं लेकर आया हूं। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये वही लिडार के द्वारा 3D चित्र लिया गया था, जिसमें बहुत सारी चीजें आप देखने को मिल सकती हैं। ये डैम है, ये बालकोट है, ये ई ग्रुप है, ये घर बने हुए हैं यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, इसके अलावा ये टेरेस वगैरह है। तो ये पूरी इमेज ली गई और एक नई माया सभ्यता के और अवशेषों को हमने प्राप्त किया। अब जैसे मैंने लिडार के बारे में आप लोगों को जैसे बताया कि लिडार से क्या निकलती हैं? लेजर रेज निकलती हैं। लेजर रेज नीचे जाती हैं, टकराकर वापस आती हैं, नीचे जाती हैं, टकराकर वापस आती हैं। तो लेजर रेज जो है लिडार के माध्यम से नीचे भेजी जाती हैं, वो टकराती हैं सतह पर, सतह से टकराकर वापस आती हैं, और एक 3D इमेज जो है वो तैयार हो जाती है, और उसी इमेज के जरिए हम किसी भी चीज का, छुपी हुई चीज का पता लगा लेते हैं। तो इस मायन सभ्यता का ऐसे ही पता लगाया गया है। तो होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो इस हफ्ते जो है चर्चा में रहा है, जो न्यूज चर्चा में रही है, वो है इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 से पहला तार्किक परिणाम प्राप्त हुआ। अब ये इसरो का आदित्य मिशन क्या है, ये बात आप लोगों ने ये लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूं, पिछले साल 2023 में हमने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। यानी इसरो ने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली बार एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम आदित्य
L1 था। आदित्य L1 इसलिए इस सैटेलाइट को कहा गया क्योंकि यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए तो भेजा गया, लेकिन यह सूर्य के करीब नहीं गया, बल्कि यह पृथ्वी से लगभग 1.5 ठीक है मिलियन किलोमीटर दूर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र लगभग बराबर हो जाता है। जो इस जगह को लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। तो इसी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर इसको भेजा गया है। तो यह सूर्य पर नहीं गया है, बल्कि क्या है, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहा जाता है, जो जहां पर सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र लगभग बराबर हो जाता है। तो इस जगह पर हमने इसको भेजा है। किसको भेजा है? आदित्य L1 को भेजा है। और आदित्य L1 यहां पर जनवरी 2024 में पहुंच गया और अब यह क्या है, 24 घंटे सूर्य का अध्ययन यहां पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य का अध्ययन कर रहा है। तो सूर्य का अध्ययन, अच्छा, इसी वजह से इसे आदित्य L1 कहा गया, क्योंकि आदित्य तो उस यान का नाम है, यानी अंतरिक्ष यान का नाम है, यानी सैटेलाइट का नाम है। साथ ही साथ L1 इसलिए कहा गया क्योंकि वो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा गया, इसीलिए इसे आदित्य L1 कहते हैं। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य का अध्ययन कर रहा है। अब सूर्य का अध्ययन करते हुए इसने इस हफ्ते क्या किया है, पहली एक ऐसी इमेज भेजी है जिसमें कोरोनल मास इजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है सर? जब कभी भी आप सूर्य को देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं सौर ज्वाला, ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाली ये ज्वाला जिसमें बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बहुत सारे जो है वो प्लाज्मा होता है। तो बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी सूर्य की सतह से बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे और साथ ही साथ प्लाज्मा जब सूर्य की सतह से निकलता है तो इसे ही बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। और ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है इसका असर पूरे सौर मंडल पर पड़ता है, इवन की पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर यह हमारे सैटेलाइटों को खासा जो है वो प्रभावित करता है। तो इसी कोरोनल मास इजेक्शन का रियल टाइम डेटा जो है वो इकट्ठा करने का काम जो है वो किया है किसने, यानी इसकी ओरिजिन, ये जो कोरोनल मास इजेक्शन था इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत होने के बाद ये कैसे कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, इसको पूरा नोट करने का, इसका पूरा डेटा प्राप्त करने का काम हमारे आदित्य L1 ने किया है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन ने अपने प्राथमिक पेलोड किससे, अच्छा, इसमें जो आदित्य L1 में जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसकी मदद से ये कोरोनल मास इजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, उसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। क्या नाम है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इसकी मदद से कोरोनल मास इजेक्शन को सटीकता से नोटिस किया गया, सटीकता से उसका अध्ययन किया गया, सटीकता से उसके जो है वो डेटा को इकट्ठा किया गया। इस आपको यह बात मैंने पहले भी बता दी कि हम लोगों ने 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो यह भी काफी इस हफ्ते चर्चा में रहा। इसके बाद बात करते हैं जो इस हफ्ते और चर्चा में न्यूज रही, वो रही है कि खगोलविदों द्वारा खोजा गया पहला ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि खगोलविदों ने, ठीक है, खगोलविदों ने क्या खोजा है, एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जिसके बगल में एक छोटा तारा है। तो यह क्या कर रहा है कि ब्लैक होल लगातार अपने तारे का जो भी द्रव्यमान है, तारे का जो भी मास है, तारे के पास जो भी वो मैटर है, पदार्थ है, उसको ये अपनी तरफ खींच रहा है और खींचकर अपने अंदर समा रहा है। और साथ ही साथ एक तारा इसके करीब और पाया जा रहा है जो कि इससे दूर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो ब्लैक होल है और साथ ही साथ ये जो दोनों तारे हैं, ठीक है, एक जो काफी करीब है जो धीरे धीरे उस ब्लैक होल में समाता जा रहा है और एक तारा जो काफी दूर मौजूद है, ये तीनों, यानी कि ये तारा और साथ ही साथ ये ब्लैक होल, ये तीनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे से बंधे
हुए हैं। तो पहली बार ऐसा है कि एक ब्लैक होल और दो तारे, एक ब्लैक होल और दो तारे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण जो हमारा बल है उससे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इसे नाम दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम में क्या है? ब्लैक होल है और दो तारे हैं, यानी ये एक ट्रिपल सिस्टम बन गया, यानी तीन का सिस्टम बन गया और तीनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षणी जो बल है उससे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसमें से हो क्या रहा है कि ब्लैक होल जो है एक नियरेस्ट जो स्टार है उसको खींचकर अपने अंदर समा रहा है, खींच रहा है, उसे खा रहा है, उसका सारा पदार्थ अपने अंदर समा ले रहा है। और दूसरा तारा थोड़ा सा दूर है, हो सकता है भविष्य में ये भी इसके करीब आकर इसके अंदर समाकर ब्लैक होल में समा जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पहली बार है कि, फिर से मैं बताना चाहूं, ये पहली बार है जब हमने दो तारे और एक ब्लैक होल को एक ही गुरुत्वीय बल से बंधा हुआ देखा है, एक दूसरे को खींचते हुए देखा है। ये पहली बार ऐसा हो पाया है, ठीक है, हो पाया है। इसे क्या बोला क्या गया है? ठीक है, ये इस अनोखे ब्लैक होल का या इस अनोखे ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम को जो नाम दिया गया है उसका नाम है V404 सिग्नी, यानी V404 सिग्नी से इसका नाम दिया गया है। जो पृथ्वी से ये जो ब्लैक होल है और ये पूरा जो ट्रिपल सिस्टम है ये पृथ्वी से लगभग 60,800 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिग्नस नक्षत्र में यानी सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। तो ये ब्लैक होल कहां मौजूद है? पृथ्वी से 7,800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में ये मौजूद है, जहां पर ये अनोखा ट्रिपल सिस्टम देखने को वैज्ञानिकों को मिला है, खगोलविदों को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे, ये मतलब नई चीजें पता चल रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तो यही माना जाता था ब्लैक होल हर चीज को खींच लेकर खत्म कर देता है, अपने अंदर समा लेता है, लेकिन ऐसा कि तीन चीजें यानी कि दो तारे और एक ब्लैक होल एक दूसरे से आकर्षण बल से यानी कि गुरुत्वीय बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें से एक तारा जो है वो ब्लैक होल में समा रहा है, दूसरा तारा भी दूर है, ठीक है, दूर है, उसका भविष्य कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है ट्रिपल सिस्टम, पहली बार वैज्ञानिकों को देखने का मौका मिला है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस हफ्ते की ये टॉप साइंस की न्यूज ये सारी रही। होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा, इसको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से इसको अपने पास इस इंफॉर्मेशन को नोट करके रख लीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।